अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की स्टॉक एक्सचेंज कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और महंगाई का लेवल भी बतदरीज नीचे आ रहा है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुल्क की मुआशी इशारे अच्छे हैं, सरमायाकारी के मौके पैदा हो रहे हैं और मुआशी मंडियों में बेहतरी के सिग्नल्स भी मौजूद हैं। अब जहां मईशत मजबूत और तवाना हो रही है, वहीं मुल्क की सियासत पुरतशद्दुद और नूरा कुश्ती में बदल चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन बाहम गुत्थम गुत्था हैं। कहीं से भी मुज़ाकरात की सियासी टेबल लगने और बातचीत की हंडियां चढ़ने और डील ढील की बिरयानी सर्व होने और मुज़ाकरात की कामयाबी की मीठी डिश पेश होने की नवीद सुनाई नहीं देती, बल्कि सियासी माहौल तलखी की भींट चढ़ता नजर आता है। हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात, मुकदमात, गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ की सियासत उरूज पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी, इत्तेहादी हुकूमत को घर भेजने और 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमा वक्त हुकूमत को चैलेंज करती है और एक के बाद एक एहतजाज की कॉल देती नजर आती है, अब उसमें इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात और तनाज़ात से मामलात आगे बढ़ते हुए अदम एतमाद तक आन पहुँचे हैं। यानी इमरान खान पर यह वाज़ेह हो चुका है कि क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है और वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी पर एतमाद कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से डी चौक की तरफ मार्च करने और उसके नतीजे में हुकूमती रिएक्शन और एहतजाज की नाकामी की जिम्मेदारी को पार्टी क़यादत बुशरा बीबी की सियासी नाअहली का नाम दे रही है। लिहाजा एक जानिब पार्टी क़यादत अल-ऐलान ये कह रही है कि जब हमारी पार्टी मौरूसियत के ख़िलाफ़ है तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल की तारीख क्यों दी, ये बैरिस्टर गौहर को देनी चाहिए थी। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने संगजानी पर एहतजाज को रोकने का कहा तो फिर बुशरा बीबी ने डी चौक की तरफ पेशकदमी का क्यों कहा। अब इस क्यों और अगर मगर की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत फिल वक्त दीवार के साथ लग चुकी है और अगर हालिया एहतजाज की तर्ज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की कोशिश की तो वो PTI के सियासी ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है। इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में PTI जो मुज़ाकरात करना चाह रही थी वो मंसूबा भी नाकामी से दो चार हो गया। लिहाजा अब बज़ाहिर PTI कमज़ोर विकेट पर है और बातचीत के सारे ऑप्शन मादूम हो चुके हैं। मगर JUIF के हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि PTI के साथ पसे पर्दा बात चल रही है। उनके मुताबिक जहां इमरान खान 9 मई के केसेस पर माफ़ी मांगने से इंकारी हैं, वहीं हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराने पर आमादा नज़र नहीं आती, जिस बिना पर मुज़ाकरात में डेडलॉक मौजूद है। अब हुकूमत और PTI का डेडलॉक मुल्की सियासत में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनने के साथ साथ मुल्की मईशत की बेहतरी की राह में रुकावट बना रहेगा, या फिर हुकूमत और अपोजिशन ताऊ की सियासत से एक एक कदम पीछे हटकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तरजीह देंगे। मुल्की सियासी डेडलॉक कब खत्म होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली जफर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की तरफ से ये लेटेस्ट बात सामने आई है कि जो लोग इस पूरे एपिसोड में इस्लामाबाद में एहतजाज के नहीं रहे हैं, जिनकी जानें चली गई, उस मामले को लेकर अब इंटरनेशनली इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटकाया जाए। आप लोग यहाँ की अदालतों को छोड़ के अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं, आप लोग पहले नहीं समझते कि यहाँ की अदालतों के पास जाएं? देखें, सबसे पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन की उससे मुझे तो भूख लग गई। आपने बड़ी वो मसालों की और डिज़र्ट्स की और स्वीट डिशेस की बात की, लेकिन उसको मैं पहले ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर चलूँ। जी जी। आपने 2 पॉइंट्स बताए थे। एक तो आपने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और डेडलॉक हो गया। दूसरा आपने इंट्रोडक्शन में अपनी ये बताया कि शायद कोई बहुत क़यादत और बुशरा बीबी और अलीमा बीबी के दरमियान कोई तनाव है और लड़ाई है। तो ये 2 मैं किसी आगे जाके पहले आपका जवाब दे देता हूँ इस सवाल का। अच्छा, ये दोनों नहीं मैंने कहे, मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने अलीमा खान और बुशरा बीबी के बीच में इख्तलाफात की बात नहीं की, मैंने मौरूसियत पे बात की है, जो बात आपकी पार्टी से उठ रही है। ओके, तो वो वही, और ये अली मोहम्मद खान साहब ने कही है, और दूसरी बात हाफिज अब्दुल्ला साहब के बयान है। जी, वो मैं दोनों पे जरा थोड़ा सा वजाहत करूंगा आगे चल के, लेकिन आपका ये सवाल था इंटरनेशनल कोर्ट्स पे।
तो ऐसी बात खान साहब ने नहीं की मेरे सामने। कल मेरी अच्छा। मुलाकात हुई थी उनसे और उन्होंने ये कहा था कि आप पहली बात तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कही मेरी नज़र में, वो ये थी कि ये सारे मामले को पार्लियामेंट में उठाएँ और पार्लियामेंट में इसको डिबेट करें और इसको उजागर करें पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पब्लिक को भी आप अवेयर कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, या आप पार्लियामेंट में बात करें या आप एहतजाज के ज़रिए करें। एहतजाज चूँकि बड़ा ज़ालिमाना तरीके से हमारा एहतजाज के हक़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और आपने देखा, हम सब ने देखा कि क्या हुआ 24 नवंबर को। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन यही कही है कि आप पार्लियामेंट में इसको फिर उठाएँ। उसके साथ-साथ कुछ गुफ्तगू हुई थी ज़रूर कि इसको कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रेज़ करना चाहिए। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे वुकला आए और उन्होंने ये कहा कि आप इसको, इस सारे मामले को इंटरनेशनल फोरम पे भी लेके जाएँ। तो ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे मसले का हल जो है वो हमने खुद ढूँढना है। इमरान खान किस इंटरनेशनल बात में बैरिस्टर साहब इंटरेस्टेड नजर आए? आपने कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने बात उठाने का कहा, वो पार्लियामेंट में ही उठाने में इंटरेस्टेड नजर आए या फिर वो भी चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट्स की तरफ देखा जाए, जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि पीटीआई के हक में चीजें आती हैं? पार्लियामेंट का इशू उन्होंने खुद ही कहा। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में सबसे पहले तो उनको पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। जब उनको आगाह किया गया और थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई, तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है स्ट्रेटेजिकली, वो ये है कि पार्लियामेंट के सेशन को, यानी सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी और पंजाब असेंबली को भी और केपी को भी, केपी की असेंबली और जितनी असेंबलीज हैं वहाँ इस चीज़ को रेज करें। जी जी। अच्छा, मुझे ये ये भी बताइएगा, अलीमा खान साहिबा का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास एक आखिरी कार्ड भी मौजूद है, वो जो नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो आखिरी कार्ड मौजूद है उसकी बिना पर खान साहब कुछ प्लान भी कर रहे होंगे। कोई आइडिया है ये आखिरी कार्ड क्या हो सकता है? क्या ये बहुत लीथल होगा गवर्नमेंट के लिए? जी, मैं वही कहने लगा था कि उनसे पूछा कि मैंने ही पूछा इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये पार्लियामेंट में आप रेज करें, उसके बाद हम आगे मजीद देखेंगे कि हमने क्या करना है, एहतजाज की तरफ जाना है, मजीद प्रोटेस्ट करनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो उसके लिए अभी उन्होंने मुझे तो मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं की और हो सकता है कि वो उन्होंने अपने स्ट्रेटजी अभी सोच के डिस्कस करके तो फिर आगे बताएंगे। जब बताएंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप डेडलॉक की बात करें, या जो बात हुई थी कि जी एक मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें डेडलॉक है, तो ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरा ज़ाती हमेशा से मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि होने चाहिए, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी दो जो सबसे बड़ी कंडीशंस हैं, जो उसकी मेजर कंडीशंस हैं दो, वो अभी तक होती नज़र नहीं आती मुझे। एक कंडीशन तो ये है कि जिससे भी आप मुज़ाकरात करें, अगर वो हुकूमती पार्टी है या हुकूमती अलायंस है, तो फिर उनके पास इख्तियार होना चाहिए फैसलों का और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, साबित करना चाहिए कि उनके पास इख्तियार है। और नंबर दो, बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड्स को, बल्कि हर साइड को एक दूसरे पे एतमाद हो कि हम जो कुछ भी मानेंगे या एग्री करेंगे, मुज़ाकरात में जो भी बात करेंगे, उस पे जो भी फैसला होगा वो फिर सब उस पे अमल दरामद करेंगे। तो ये दो चीज़ें मुझे अभी तक क्योंकि नज़र नहीं आ रही, इसलिए मुज़ाकरात की अगर कोई बात करता है कि हो रहे हैं, तो वो अभी तक दुरुस्त बात नहीं कर रहा। अच्छा चलें, अगर तो पहली चीज़ ही हो जाए तो फिर दूसरी चीज़ होगी। अगर इख्तियार बाइख्तियार बकौल आपके गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर पहली चीज़ ही नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ तो फिर अल्टीमेटली होगी ही नहीं ना। लेकिन मिस्टर साहब, अमली तौर पे अभी आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो कॉल ऑफ हो चुका है, ख़त्म हो गया है, या अभी कहीं चल रहा है? क्योंकि बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा। जी देखिए, यकीनी तौर पे जो ताकत इस्तेमाल की गई, उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करना पड़ा और अभी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती इमीडिएटली कि कोई प्रोटेस्ट कर सकेंगे हम, क्योंकि जिसके पास ताकत हो, आप तारीख में देख लें कि ताकत के सामने आपको प्रोटेस्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चौथी पांचवी बार वो ज़रूर कामयाब हो जाती है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी बार ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है और करते रहेंगे और पुरअमन करते रहेंगे। हुकूमत को चाहिए था इसको भी पुरअमन प्रोटेस्ट को होने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उनको। एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी आवाज़ जो है
वो पब्लिक तक भी और दुनिया तक भी पहुंचाएं। और उसके बाद हुकूमत बनता है जब पब्लिक की इतनी बड़ी डिमांड आए। लेकिन हुकूमत किसी वजह से ये अच्छा, डिमांड जो लेकिन है इसको प्रेशराइज करने के लिए मैं छोटे छोटे दो क्वेश्चंस आपसे कर लेती हूँ, उसका दोनों को एड्रेस कर दीजिएगा। एक तो पंजाब से क़यादत जो है वो निकालने में आप लोग क्यों नाकाम रहे? क्योंकि हमने देखा कि हमाद अज़हर साहब ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो बाज़ाहिर नज़र नहीं आए। इवन बैरिस्टर गौहर साहब भी उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आए इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से उनको किरदार अदा करना चाहिए था। इंस्टेड बुशरा बीबी साहिबा का किरदार बड़ा ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है बैरिस्टर साहब कि आप लोगों ने लाशों की बात की, कर लतीफ़ खोसा साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं आपसे भी कर लेती हूँ। 278 लोगों का कहा गया है, आप लोग 200 छोड़ के 20 लोगों का भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और अगर कर पाएंगे तो आप लोगों को सबूत जो है वो अल्टीमेटली किसी कोर्ट में देने हैं जहां पर इंसाफ मिल सके। तो ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है चीज़ों के अंदर, इतने ज़्यादा इख्तलाफात क्यों हैं बयानात के अंदर, तजाद क्यों है? ये आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी नज़र में तो अगर एक भी खुदा न खास्ता कोई शहीद होता है या कोई भी ज़ख्मी होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि एक भी शख्स इंजर ना हो और पुरअमन अगर एहतजाज है उसको फैसिलिटेट करे। तो नंबर्स में मैं नहीं बिलीव करता। मैं तो कहता हूँ कि एक इंजरी इसी तरह है जैसे आप 100 कत्ल कर दें। अब जहाँ तक नंबर्स का बात है, अगर आप उस पर देखें तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मामला है जिसमें आपके पास जब तक हक़ाइक़ ना हो, जब तक आपका सबूत ना हो, तब तक आप नंबर्स ना दें। अभी जो नंबर्स दिए थे बैरिस्टर गौहर साहब ने, मैं उनके साथ ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जो नंबर्स थे वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देख के और उसकी तहकीक करके दिए थे। तो अभी तक तो फिलहाल नंबर्स वही हैं। वो महज 13 उन्होंने शायद शहीद कहे थे। सो अब 13 के अलावा अगर कोई और सबूत आता है तो फिर वो नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। 100, 200, 300 का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जब तक साबित ना हो जाए कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली इंजर्ड हुए या जिनकी मौत हुई, वो जब तक नहीं कंफर्म करते और देखता नहीं मैं खुद कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या उसके ऊपर शवाहिद हैं या कोई विटनेसेस हैं, तब तक मुझे नंबर्स देना मुश्किल है। अभी फिलहाल 13 नंबर ही जो हमारी पार्टी ने चेयरमैन साहब ने बताए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब। ठीक है, और दूसरे सवाल का जवाब भी साथ ही दे दें। जी, दूसरा सवाल आपका था कि क्यों नहीं निकले लोग, पंजाब की लीडरशिप क्यों नहीं आई। वो हकीकत है, लीडरशिप नहीं आई सामने, और जो लीड किया बुशरा बीबी ने और आई थिंक गंडापुर साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने, और इमरान खान साहब ने कल ये कहा भी मुझे कि उन्होंने कहा कि खराज तहसीन पेश करें आप बुशरा बीबी को कि उन्होंने ये लीड किया और बड़ा दिलेरी से लीड किया। लेकिन पंजाब की लीडरशिप नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? हर एक का अपना अपना बयानिया है, हर एक का अपना अपना एक्सक्यूज़ है या वो वजह बताते हैं। तो मैं ख्याल है उनसे ही पूछा जाए कि वो क्या वजह है। मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से एक व्यू पॉइंट दे सकता हूँ, मुझे लगता यह है कि पंजाब में ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं और वो चूँकि सख्तियाँ की गई हैं तो शायद उसकी वजह से। लेकिन मैं वैसे फॉर रिकॉर्ड बता रही हूँ बैरिस्टर साहब, 2014 का जब धरना हुआ था, पंजाब से आगाज़ हुआ था, आपको याद होगा, मुहिम यहीं से चली थी। तो लाहौर से निकलते निकलते लोग वो पूरा समंदर जो इकट्ठा करते रहे थे खान साहब, वो भी ऐसे ही हुआ था। हालांकि नून लीग की गवर्नमेंट तब भी थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उस वक्त। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाबंदियाँ थी तो इस वजह से लोग नहीं निकले। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ लोगों का भी शामिल हो सकता है, था भी, नज़र भी आया। आई थिंक लैक ऑफ इंटरेस्ट से मैं एग्री नहीं करूंगा। हम जो बहस कर रहे हैं कि क्या फैक्टर्स थे, उसमें मैंने आपको व्यू पॉइंट दिया अपना। मेरी नज़र में ये पाबंदियों की वजह से था। लेकिन आपका अपना एक वन लाइनर जवाब मुझे चाहिए होगा। मैं एक सेकेंड अपनी प्रोडक्शन टीम से भी मांग रही हूँ। वो ये है कि आप समझते हैं कि जो हुआ है इस्लामाबाद एपिसोड वाला, इससे पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो भी मेस क्रिएट हुआ? देखें, आप इसको आप दो एंगल से देखते हैं। मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि ये जो पार्टी ने जो एहतजाज किया, ये एक अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। इसलिए हम जो थे, हम आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ और लोगों की आवाज़ के साथ खड़े थे। जो हुकूमत ने किया वो आइन के खिलाफ था। लेकिन आप लोगों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
मेरी नज़र में कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। ये नुकसान की बात नहीं है, इनफैक्ट एक अटेम्प्ट थी, एक कोशिश थी और ये कोशिश आप देखेंगी आगे जाके इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक अभी है। फ़िलहाल आपको आपको लग शायद रहा है आगे पता जाके हो। इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। आज अता तारड़ साहब ने भी जो बयान रिकॉर्ड करके वीडियो आवाम तक पहुंचाया है, उसमें उन्होंने फेक न्यूज़ और इस सब कुछ चीज़ों को आवाम के सामने रखा है। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि हम नंबर्स में नहीं जाते कि कितने लोग इस पूरे सानहे के अंदर गए हैं जानों से, लेकिन जितने भी गए हैं, लेट्स से कि हम मिनिमम नंबर पे चले जाते हैं, मैं कहती कोई एक बंदे की भी जान चली गई, 2 बंदों की चली गई, आप नहीं समझते कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि हुकूमत का काम उसको पूरे एपिसोड को तरीके से हैंडल करना था? आप लोगों की तरफ से क्या गलती हो गई? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिम्मेदारी हमेशा उन लोगों के ऊपर इस तरह के वाक़यात में जो नुकसान होते हैं, चाहे वो जानी हो चाहे माली हो, उन लोगों के ऊपर आयद होती है जो इस तरह के हालात और वाक़यात बनने का सबब बनते हैं। और ये जो हालात और वाक़यात रहे, जो दंगा फसाद रहा, जिसको इन्होंने एक नाम नेहाद सियासी मार्च का नाम दिया हुआ है, इससे शुरुआत से लेके वज़ीर आला गंडापुर के पुरतशद्दुद बयानात से लेके उनकी तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो तैयारियां उन्होंने की, डंडा बरदार जुलूस, आंसू गैस पे लिए हुए उनके काफिले और वेपन्स भी, उसकी भी वीडियोस आपने देखी। तो ये सारा तैयारी करके वो जो इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए, तो गवर्नमेंट के तक तो जो जिम्मेदारी पहुंचती है वो तो शुरू हुई अटक पुल से। वहाँ सबसे पहले इन्होंने 60-70 पुलिस वाले जख्मी किए, शदीद जख्मी किए। उसके बाद रास्ते भर में ये पुलिस पे जलाओ पथराव करते हुए जब इस्लामाबाद पहुंचे तो डी चौक पहुंचने से पहले 5 बंदे ये शहीद कर चुके थे, जिसमें 3 रेंजर्स और 2 पुलिस वाले जवान हैं। अब मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है ये खड़ी की हुई थी। लेकिन इसका कोई बेहतर तरीकाकार आप समझते हैं? अब चूंकि ये सब कुछ हो गया है डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बेहतर तरीकाकार और हो सकता था हैंडल करने का? देखें, बात यह है कि हो नहीं गया, कीमती इंसानी जाने गई हैं, शहादतें हुई हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि 12 लोग हमारे शहीद हुए हैं, वो नंबर गेम अगर कोई है उनके शुहदा, तो वो भी हमारे लिए, उनके लिए भी उतनी तकलीफ है, वो भी हमारे लिए उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही भाई हैं। सवाल ये है कि हो नहीं गया, सवाल ये है कि ये क्यों हुआ, और सवाल ये है कि हम उनके जो अहले खाना है उनको जाके क्या जवाब दें, चाहे वो पीटीआई के शुहदा हों या हमारे जो रेंजर्स के और पुलिस के शुहदा हैं, कि ये अपनी ड्यूटी की सरअंजाम देते हुए जो शहीद हुए हैं, इससे किसी ने क्या मकसद हासिल किया है? गंडापुर साहब बताएं कि व्हाट दे हैव अचीव्ड। पीटीआई बताए कि बकौल उनके I totally get it। मेरी अभी बैरिस्टर अली जफर से गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे मैंने एक लास्ट में सवाल किया था, आई होप कि आपने सुना होगा, कि क्या पार्टी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसका आगे चल के फ़ायदा ही होगा। अब वो कह रहे हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आगे चल के फ़ायदा होगा, जो भी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इसको हम इस तरीके से कह लें कि जो कुछ हुआ है हुकूमत के गले भी पड़ सकता है। देखिए कि गले किसी के पड़े या ना पड़े तो बात की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो बहुत ही यानी ज़मीर फरोश और मुर्दा उस बंदे को कहूँगा जिसने ये कहा है कि इसके बाद जाके हमें फ़ायदा भी हो सकता है, कि 17 जाने बकौल आपके गई हैं, 5 तो कंफर्म है ना, जो हमारे जवान लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग शहीद हुए हैं। आप अपने भी कह रहे हैं कि हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इससे हमें फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। पता नहीं किस ज़मीर के लोग हैं ये, मैं तो समझने से कासिर हूँ। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि गवर्नमेंट की, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही थी। गवर्नमेंट ने तो लॉ एंड ऑर्डर में अभी ये जो डॉक्टर साहब ये खबरें, चूंकि जाहिर है कि इतनी ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, कि पाकिस्तान में दुआ ही कर सकते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। गवर्नर राज लगने की बातें हो रही हैं, उसकी तरदीद भी आ रही है, शायद गवर्नमेंट इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन फॉर रिकॉर्ड ये कह दें, बता दें, क्लियर कर दें कि कुछ गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। जी बिल्कुल, ये हम सख्ती से ये बात कर चुके हैं, हमारे तमाम संजीदा लोग, कि गवर्नमेंट जो है
उनके किसी भी हलके के अंदर गवर्नर राज या पीटीआई पे बैन, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। ये बातें अगर किसी ने वो राय देने की कोशिश भी की है तो किसी ने भी इस पे ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। गवर्नमेंट इस तरह की किसी चीज की पॉलिसी के ऊपर फिलहाल अमल दरामद नहीं कर रही। ठीक है, यानी इस तरह की कोई खबर जो है वो, यानी खबरें तो खैर बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपने इस बात की तरदीद कर दी है। कोई चांसेस हैं स्टिल, क्योंकि देखिए आप लोगों की गवर्नमेंट जब तक मौजूद रहेगी इमरान खान साहब अपने लिए इंसाफ मांगते रहेंगे, और जब तक इमरान खान साहब इंसाफ मांगते रहेंगे तब तक ऐसी कॉल्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि वो बार बार मुसलसल निकलें बाहर इंटरवल्स में। तो ये तो फिर अगर जी अगर फिट करते हैं 12 लोग अपने और 5 के मिला के, दोबारा मैं कहूँगा कि 17 लोग, 17 खवातीन को बेवा करके और 17 माओं के घर उजाड़ के, और अभी भी अगर उन्हें कोई शौक है वो आजमाए करें, वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है। मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता क्या उन्होंने हासिल किया और मजीद क्या वो इस तरीके के लेकिन एहतजाज इसका के एक जरिए। सिंपल हल ये होता है डॉक्टर साहब कि आप एक टेबल टॉक करें जो भी बात है। हालांकि ये तो मुज़ाका ख़ेज़ बात है कि अदालतों में केसेस चल रहे हों और अपोजिशन कह रही हो हमारे लीडर को छोड़ें, वो तो अदालतों नहीं छोड़ना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तरीके से केसेस बनते हैं रोज़ बरोज़ नए नए, ऐसा लगता है कि हुकूमत इंटरेस्टेड है उसमें केसेस बनाने में, तो कोई बातचीत कर लें। हुकूमत क्या इंटरेस्टेड होनी है, केसेस तमाम लीडर्स के खिलाफ बनते रहे हैं पाकिस्तान में। कौन सी लीडरशिप है जो जेल नहीं गई, कौन सी ऐसी छत गिर गई है? पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें होती रहती हैं। हमारे पिछले दौर में हमारी लीडरशिप कहाँ थी? थ्रू आउट मुझे बताएं। इमरान खान के दौर में लोगों पे चर्च और हीरोइन तक डाल के उनको अंदर किया गया। वो सही या गलत मैं छोड़ें, होती रहती हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये चीज़ें जो हैं ये माजी में भी होती रही हैं। और इमरान खान साहब को अगर गिला है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका रास्ता अदालतें हैं, जमानतों के बाद ही वो बाहर आ सकते हैं। बाकी मुज़ाकरात की जो बात है अल्टीमेट हल वही है। ठीक, ये बात पाकिस्तान तरीके ये जो चले अच्छी बात है कि आपने मुज़ाकरात की बात पे कहा कि अल्टीमेट हल वही है। अब हम मुंतज़िर हैं, नज़रें बिछाए हुए हैं कि वो जो अल्टीमेटली हल निकलना है वो कब तक निकल सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बैरूनी ताकतों की मदद से इमरान खान साहब को बाहर भिजवाना चाहते हैं। अब कहने को तो ये बयान है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है भी? दबाव है गवर्नमेंट पे? देखिए जो कुछ ये फेक न्यूज़, झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किया गया, मुझे बताएं कि मैं पीटीआई के जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं कह रहा, लेकिन जो पूरी की पूरी कैंपेन्स रन कर रहे हैं और नफरत और लोगों के अंदर वसवसे फैला रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान के हमदर्द हैं? और उनके फॉरेन स्पॉन्सर्स क्या पाकिस्तान में तरक्की के हमदर्द हैं? बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। सारे वो लोग हैं। सिंस यू मेंशन्ड फेक न्यूज़, तो इस पे जो गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, मेरा बड़ा एक कंसर्न है। छोटा सा सवाल मैं भी कर ही लेती हूँ। मुझे बताइए कैसे एड्रेस किया जाएगा कि जो खबर है वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आ रही है, वो ज़ाती अना के ज़ुमरे में नहीं आ रही? देखिए मेरी बात सुने, क्या मतलब जो सोशल मीडिया ऑपरेट करता है वो अंधा तो नहीं होता? उसे पता है कि मैं गजा की शुहदा की तस्वीरें लगा के इन्हें इस्लामाबाद के शहीद कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और उसके बाद वो आपके पास आए, आपको भी पता हो, नजर नहीं आ रहा, तो आप भी आगे फैला दें, आप भी उसमें शामिल हैं। मैं फैलाऊंगा, मैं भी शामिल हूँ। मैं तो उसकी तस्दीक करूंगी ना, मैं तो उसको ऐसे रीशेयर या रीट्वीट नहीं करूंगी। लोगों की बात कर रहा हूँ जो बगैर तस्दीक किए हुए फैलाई जा रहे हैं, और कई ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि ये झूठ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं ना। एक है यूट्यूबर्स की फॉर्म जो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे मसाला बेचते हैं, एक वर्किंग जर्नलिस्ट है मेरे जैसा सादा बंदा। ये इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं आप? देखिए इसमें कोई फिल्टर्स हम लगाएंगे, और मैं तो इस बात का हामी हूँ कि उसकी बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। और इन यूट्यूबर्स को जो सिर्फ ये अपनी व्यूअरशिप के लिए और चंद पैसे बनाने के लिए इस तरह की, मैं मौज़ूद बात हमेशा करता हूँ, मैं ऐसे कहूँगा कर रहे हैं, मुल्क को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। उन्हें लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। जो अगर उनके बकौल, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि 12 लाशें अगर उनके बकौल हैं तो उनको 400 और 500 बता के उन पे प्रोग्राम कर रहे हैं बगैर किसी तस्दीक के। भाई आपके पास नहीं है तस्दीक तो आप कहते हैं जी हमें नहीं पता।
सही सही है। हमने सुना है। नहीं, जाहिर है कि आपको आप बात करते हैं तो फिर आपको सबूत भी पेश करने पड़ते हैं। मुस्तनद है, कन्फर्म है, 268 है, 260 है, कन्फर्म है, मुस्तनद है, और पीटीआई खुद आके कहे कि 12 है। तो इन लोगों के थप्पड़ नहीं मारने चाहिए ऐसे लोगों को, मुझे आप बताएं। ठीक है, लेकिन देखिए, एक भी अगर शख्स की, डॉक्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक भी अगर शख्स की जान गई है, चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस में से कोई होता है, सिविल लोग होते हैं। जी एक मिनट आप डिफरेंट बात शुरू हो गई है। मैंने कब कहा है? मैं तो कहता हूं कि एक बंदे की भी शहादत हो। मैंने क्या शुरू आपके प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई से क्या हासिल करना चाहती है, एक भी जान क्यों जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो हम उन यूट्यूबर्स की और सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाने वालों की बात कर रहे थे, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि आप बगैर तस्दीक के क्यों कहें कि 400 लाशें गिरी हैं, जबकि पीटीआई खुद 12 कह रही है 2 दिन बाद। उनके साथ क्या होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, उनका बंदोबस्त होना चाहिए। मैंने तो शुरू में ये डॉक्टर साहब कह दिया है कि यूट्यूबर्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूट्यूबर्स एंड अ वर्किंग जर्नलिस्ट जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम कर रहा है या इवन अखबार में काम कर रहा है। उसमें तो आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि बड़ी फिल्ट्रेशन होती है चीज़ों की, बड़ी चीज़ें एक्सरसाइज की जाती हैं, उसको रीचेक किया जाता है और बार बार रीचेक किया जाता है, और उसके बावजूद कोई चीज़ निकल जाए तो फिर हम तैयार होते हैं ब्लेम लेने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए। ये तो सिस्टम और तरीके से काम करता है। यूट्यूबर्स का सिस्टम जो कि सोशल मीडिया के साथ लिंक है, वो और तरीके से काम करता है। उसके ऊपर पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी आड़ में, क्योंकि हमने देखा है पीटीआई के दौर में डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो बाद में व्लॉगर्स बने हैं क्योंकि उनकी नौकरियां छिन गई थी। तो ये वाला काम मैं सिर्फ इस गर्ज से पूछ रही हूँ कि क्या ये रिपीट तो नहीं होगा टेलीकास्ट। अनदर क्वेश्चन सर, मुझे बताएं कि कोई थिन लाइन मौजूद है अभी भी पीटीआई के साथ, जो भी क़यादत मौजूद है, कोई बातचीत की कि ये मामला अब ठंडा किया जाए? थिन क्या, हम तो बिल्कुल बातचीत के जरिए इन मामलों को आगे चलाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके जो समझदार और संजीदा लोग हैं उन्हें इस बात पे कायल करें कि बैठ के बात करें, और ऐसे जो है ये पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार मत फैलाएं। को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं लग रही आपको भी पीटीआई की क़यादत? बहस में नहीं जाऊंगा कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है। वो पीटीआई के लोग हैं, असेंबली में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, और उनमें बासलाहियत लोग भी हैं, संजीदा लोग भी हैं। सारे के सारे जो है वो ये जो मस्करेबाजी की सियासत है इस पे यकीन नहीं रखते, उछल कूद की सियासत और तशद्दुद सियासत पे यकीन नहीं रखते। संजीदा लोग भी हैं, उनसे बातचीत हो सकती है, एंगेज करेंगे उन्हें इंशाल्लाह। ठीक है, आप कह रहे हैं एंगेज करेंगे, हम देखेंगे कि आप एंगेज करेंगे तो फिर उसका क्या असर निकलता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो संजीदा लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ भाग दौड़ नहीं उस तरीके से संभाल रहे जिस तरह आम वर्कर एक पीटीआई का एक्सपेक्ट कर रहा है। और मुल्क की जो क्योटिक सिचुएशन है, इसको ब्रेक कब लग सकती है, और जो हुकूमत रेगुलेट करने की बात कर रही है सोशल मीडिया को, और बिल्कुल करना भी चाहिए, देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन प्रोपेगेंडा और जो रियल टाइम न्यूज़ है, उसमें एक डिफरेंस आवाम को पता होता भी है और मज़ीद उस पर रोशनी भी डालनी चाहिए। क्या ये फ़ायदे में जा सकता है, क्या ये नहीं जा सकता, क्या आज़ादी राय पर पाबंदी तो नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत एक के बाद एक तरमीम करने के लिए तैयार हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जजेस की तादाद में इजाफा भी कर चुकी है, जबकि अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पर तोल लिए हैं। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल सज़ा या फिर 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। इस मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा, और अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकामात भी जारी कर सकती है। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के इस दौर में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दुनिया भर में मालूमात की रसाई के लिए अहम जरिया समझा जाता है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा फैलाने का टूल भी बन चुका है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि फेक न्यूज़ की निशानदेही किस तरह होगी, और हुकूमत जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ फेक न्यूज़ के तहत कार्रवाई करेगी उसका तयन कैसे किया जाएगा, और अथॉरिटी का फैसला क्या अदालतों में चैलेंज भी किया जा सकेगा या फिर नहीं। साइबर क्राइम तरमीम एक्ट क्या मौजूदा सूरत हाल में लाना बेहतर होगा या फिर आज़ादी
इजहार राय पर पाबंदी का एक और टैक्टिक साबित होगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि हमने देखा है कि पेका ऑर्डिनेंस भी आया था और वो भी 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ही लेकर आई थी, लेकिन उसके आने पर भी जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। अभी जो हुकूमत तक करने जा रही है इस तरमीम के तहत, तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी कायम करने की बात कर रही है, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? देखिए, फेक न्यूज़ ना पाकिस्तान का अलमिया और मसला बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मखसूस जहन साजी हो चुकी हुई है और ख़ासतौर पे पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में जिस तरह महारत हासिल की और उसको ओवरसीज पाकिस्तानियों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की जो हमायत हासिल है उसने इसमें नुमाया किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अच्छे किरदार और उसका के काम करने वाले भी ना बहुत धुंधला गए हैं और उनके ऊपर सबके ऊपर उंगलियां आ गई हैं। यहाँ पे जनरल सरफराज शहीद से लेके और आज तक जो कुछ हुआ है लाशों की सियासत पे, इसने ये बात जहन साजी कर दिया है हुक्मरानों की भी और जरूरत भी डाल दी है कि हमें मगरिब को देखते हुए, मैं कहूँ वहाँ पे फेक न्यूज़ पे आपको पता है कि ट्वीट पे 10-10 साल तक की सजाएं सुना दी गई। तो हमारे यहाँ तो अदालतें भी ठट्ठा उड़ाती हैं अगर वीडियो मौजूद है कि हम जीएचक्यू पे जाएंगे, हम कोर कमांडर हाउस जाएंगे, 15 लाशों के ऊपर आके बात रुकी है और सबूत उनका भी नहीं दे रहे। तो ऐसे में हम और आप क्या करें? जो रियल जर्नलिस्ट है उसकी तो शनाख्त ही खराब होगी ना। तो अगर गवर्नमेंट उसमें यकीनन सख्त कवानीन ला रही है, उसमें यकीनन सख्त सजाएं होंगी, लेकिन हमें मगरिब के उस कायदे को देखना चाहिए जिसकी माला जपते हुए हमारे लोग यहाँ थकते पर नहीं कि वहां बड़े अभी ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बच्चों के ऊपर 16 साल के बच्चों पे सोशल मीडिया के भी पाबंदी लगा दी है। ठीक है, मैं यही जवाब आपसे सेनेटी के साथ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मेरा इसमें एक और एतराज़ कह लें या यूं कह लें कि शायद मुझे ये बात जाननी है बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे कि ये इस बात का तयन कैसे किया जाएगा एक ऐसे मुल्क में कि जहां पर हम फरवरी से एक ऐप के ऊपर बंदिश देख रहे हैं। इंटरनेट का तजुर्बा करने के हवाले से पाकिस्तान पहले नंबर पे था खित्ते में, 5G का जब तजुर्बा किया था, आज तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, लेकर आ नहीं सके, ऑल्दो कि हम फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर रैंक करते हैं। तो इसका तयन कैसे करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पेका ऑर्डिनेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट की नौकरियां चली गई थी। मैं नाम लूँगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये तयन कैसे किया जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है और ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए हम बैन कर रहे हैं? देखिए, जर्नलिस्टों का काम है कि न्यूज़ के साथ खड़े हो जाएं और फेक न्यूज़ के खिलाफ हों, लेकिन हम तो खड़े हो जाते हैं जी ये जर्नलिस्ट है इसको माने। चीफ जस्टिस का फैसला के साथ जो कुछ आज तब हुआ जब उन्होंने जर्नलिस्टों के ही सस्पेंड कर दिया FIA के नोटिस। बिल्कुल करने चाहिए, उन्होंने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट तो नहीं कर सके मुजाहरा इस ज़र्फ का। और ये मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं उनको बिल्कुल अलग मानता हूँ कि वो एक और ब्रीड है। इशू ये है कि जब जर्नलिस्ट खुद फेक न्यूज़ का शिकार हों या उसके से हमले करते हों तो कहीं तो ब्रेक लगनी है ना। मुझे और आपको जो हमारी तंजीमें बन गई हैं, इतनी तंजीमें हैं, तो ये एका करके जो नया कानून गलत आए उसके ऊपर जाएं। हमारी अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि शिकें जो गलत हैं उनको मुअत्तल करें, ठीक है, कानून को मुअत्तल ना करें। इसी वजह से आज हम कभी किर्गिस्तान में रेप की झूठी कहानी पे एक तूफान घड़ते हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक बच्ची की रेप पे हमने पता नहीं कितनी माएँ पैदा कर दी कि जनाब मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये कॉलेज है वो कॉलेज है, और बच्चियों की फेक तस्वीरें लगी, उनको वजाहतें देनी पड़ी कि हम तो पंजाब कॉलेज में पढ़े नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं फलानी जगह हूँ। ये हमने अलमिया अभी ताज़ा तरीन देखा है। यहाँ जर्नलिस्टों के नाम पे कुछ लोग, आपको पता है, नवाज शरीफ के जाली बैलेट पेपर छपवाते हुए पकड़े गए मुल्क में। साइबर क्राइम का विंग तो ऑलरेडी काम भी कर रहा है। तो किसी हुकूमत ने काम नहीं किया, उनको सजाएं नहीं हुई। ये मिल के एक तस्वीर बन रहा है कि ये बेकाबू हो चुके हुए हैं, कि आपके पास जितने मर्जी हों, लेकिन आपको प्रॉपर काम करके ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए इसके ऊपर, और उसमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी को फिक्स किया जाना है। मैं हूं, आप हों, हमें सही खबर की तरफ जाना चाहिए। मैं तो उसका साथ दूंगा जो खबर देता है, सही देता है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या हक में हो। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं देखना है कि ये किसके खिलाफ या हक में, उसका काम है खबर देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है अपनी कीमती राय शेयर की है। लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डिफरेंट कह लें
या यूं कह लें कि मुझे इसमें मज़ीद इंसाइडर्स चाहिए, अभी भी स्टिल आई गॉट क्वेश्चंस। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, एनवायरनमेंट है और जो सियासी माहौल है, इसमें फ़ेक न्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ज़ाहिर है कि एक जमात बिल्कुल पेश है, लेकिन उसको काउंटर भी किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड फिर हम इस चीज़ का तायुन कैसे करेंगे कि जब हम एक अरसे में लास्ट 7 सालों की अगर आप लिस्ट निकाल के देख लें तो एक बहुत बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट कम्युनिटी इफेक्ट हुई है और उनकी नौकरियां गई हैं। तो अभी भी इस सवाल का जवाब कम अज़ कम मैं तो मुतलाशी हूँ कि क्या इस एक्ट के आ जाने के बाद या इस कानून के लागू हो जाने के बाद क्या हम जैसे सहाफ़ी जिनके पास खबर ऑलरेडी फ़िल्टर आती है और वो जो टीवी पे बैठते हैं और फिर वो उसमें भी खुद से सेल्फ फिल्ट्रेशन करते हैं कि उनको कहीं पेशियाँ ना देनी पड़ जाएं, उन सहाफ़ियों को क्या होगा? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि फ़ेक न्यूज़ को रोका जाए या फिर इसलिए है कि किसी इदारे पर, किसी शख्सियत पर, किसी हुकूमत पर तनकीद ना हो? तो इसकी क्लैरिफिकेशन अभी भी बाकी है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।